हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो इन प्रश्नों में आपको बताना है कि कौन से समुच्चय हैं और क्यों हैं। तो किस तरह से मतलब वास्तव में समुच्चय हैं, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। जो समुच्चय है आखिर में क्यों समुच्चय है, इसको आपको बताना है। तो इसके लिए आप देखिएगा पहला पार्ट। तो पहले पार्ट के लिए आप लोग देखेंगे तो पहले पार्ट में आप लोग देखेंगे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि महीने केवल 12 हैं और 12 महीने फिक्स हैं। अब उन 12 महीनों में जो जे अक्षर से लिखा जाता होगा वह भी फिक्स है, मतलब निश्चित है। तो अगर निश्चित है तो समुच्चय है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है अर्थात परिभाषित है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला महीना, चूंकि 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 जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला माह चूंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला माह चूंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला माह जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला माह जनवरी जून जुलाई निश्चित है। निश्चित है, इसलिए यह एक समुच्चय
समुच्चय है। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। संग्रह मतलब एकत्रीकरण। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला महीना जनवरी, जून और जुलाई है, और यह निश्चित है इस 12 महीनों में यही सिर्फ है जे से प्रारंभ होने वाला। तो यह निश्चित है अर्थात सत्य है, इसलिए यह एक समुच्चय है। अब इसके बाद अगला पार्ट देखते हैं, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर जो है इसमें दिया हुआ भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो यह जो है समुच्चय नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रतिभा है। प्रतिभा मतलब ज्ञान, अर्थात जो है स्मरण शक्ति जो है समय व्यतीत होने पर बदलती रहती है, घटती है या बढ़ती है समय परिवर्तन के साथ। जैसे कोई विद्वान है और थोड़े ही समय में आप देखेंगे कोई नया विद्यार्थी जो है ज्ञान प्राप्त करके उससे बड़ा विद्वान बन जाता है। तो इसलिए हम किसी की प्रतिभा को जो है अत्यधिक नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो यह जो है समुच्चय नहीं है, क्योंकि हम किसी की प्रतिभा को जो है अधिक या कम नहीं कह सकते। क्योंकि आप देखते हैं 10 बच्चों की परीक्षा होती है, पहली परीक्षा में जो फर्स्ट आता है कोई जरूरी नहीं होता है कि दूसरी परीक्षा में भी वह फर्स्ट आता है। तो इसलिए हम जो है किसी भी लेखक को प्रतिभाशाली नहीं कह सकते। चूंकि हम किसी भी लेखक को प्रतिभाशाली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समय परिवर्तन के साथ ज्ञान में परिवर्तन हो जाता है। तो चूंकि हम किसी भी लेखक को प्रतिभाशाली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समय परिवर्तन के साथ ज्ञान में परिवर्तन हो जाता है। अतः इसलिए भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह एक समुच्चय नहीं है। इसलिए भारत के 10 सबसे
सबसे अधिक प्रतिभाशाली, अधिक प्रतिभाशाली, सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह एक समुच्चय नहीं, एक समुच्चय नहीं। तो अब आप जानते हैं कि समय परिवर्तन के साथ साथ जो है ज्ञान में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए हम किसी भी लेखक को प्रतिभाशाली लेखक नहीं कह सकते, क्योंकि हमने बताया 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में पहली परीक्षा में मान लिया कोई बच्चा टॉप कर गया और बाद में उसी 10 में से वह टॉप न करके कोई दूसरा टॉप कर गया। तो इसलिए समय परिवर्तन के साथ साथ ज्ञान में भी परिवर्तन होता है। जैसे आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आप विद्वान हो जाते हैं, और जो उस ज्ञान के क्षेत्र में आगे नहीं चलना चाहता है वह पीछे हो जाता है। तो इसलिए हम किसी विशेष को जो है प्रतिभाशाली नहीं कह सकते। तो इसलिए हमारा जो है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह जो है समुच्चय नहीं होगा। अब अगला पॉइंट देखेंगे, तीसरा। तीसरा पॉइंट आप लोग देखेंगे, तीसरे पॉइंट में आप लोग देख रहे हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो कहने का मतलब यह आप न समझिए कि एक टीम के 11 बल्लेबाजों का संग्रह, एक टीम के जो 11 बल्लेबाजों का संग्रह है वो अलग चीज हो गई। यहाँ कहा जा रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, मतलब विश्व के कुल मिला करके केवल 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो अब हम किसको कह सकते हैं कि भारत वाला फर्स्ट नंबर का बल्लेबाज है या अमेरिका वाला सेकंड नंबर का बल्लेबाज है? तो यह निश्चित नहीं है, क्योंकि जब क्रिकेट का खेल होता है तो कभी इंडिया जीतती है, तो कभी जो है पाकिस्तान जीतता है, तो कभी जो है अमेरिका जीतता है, कभी रूस जीतता है। तो इस तरह से अलग अलग समय परिवर्तन के अनुसार जो है अलग अलग तरह के देश जो है विजयी होते हैं। तो इसलिए विजयी होना या न होना उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। तो समय परिवर्तन के साथ उनकी क्षमता में भी परिवर्तन हो जाता है, इसलिए हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह समुच्चय नहीं मान सकते। तो यहां लिखेंगे चूंकि समय परिवर्तन के साथ
क्षमता में भी परिवर्तन हो जाता है। समय परिवर्तन के साथ क्षमता में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए हो जाता है अतः हम किसी भी बल्लेबाज को सर्वश्रेष्ठ नहीं कह सकते हैं। इसलिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह एक समुच्चय नहीं है। तो आप जानते हैं कि समय परिवर्तन के साथ व्यक्ति के क्षमता में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा है तो बड़ा होता है, उसके शरीर की ताकत अधिक होती है। बूढ़ा होने लगता है, उसके शरीर की ताकत कम होने लगती है। तो समय परिवर्तन के साथ व्यक्ति की क्षमता में परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए हम जो है किसी बल्लेबाज को सर्वश्रेष्ठ नहीं कह सकते, क्योंकि आज वह सर्वश्रेष्ठ है, कल कोई दूसरा सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। इसलिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह एक समुच्चय नहीं है। तो अब आप जो है चौथा पार्ट देखेंगे। अब आप देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आप लोग देखेंगे, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। यह तो परिभाषित है, क्योंकि आपकी कक्षा में कितने बालक हैं वो निश्चित है, तो इसलिए यह संग्रह है। संग्रह है तो समुच्चय है। तो यहां लिखेंगे
चूंकि कक्षा के बालकों की संख्या निश्चित होती है, इसलिए आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह एक समुच्चय होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे बालकों की संख्या निश्चित होगी, इसलिए यह एक समुच्चय होगा। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कहीं जितने बच्चे हैं उसमें से एक नाम कटा लिया, या आप कहेंगे कि एक लड़का और एडमिशन ले लिया, तो ये बात नहीं होती है। ऐसी स्थिति में इस स्थिति को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा एडमिशन माना जाता है सत्रांत में एडमिशन शुरू होना और सत्र के लास्ट में समाप्ति होना। तो यह मान के चला जाता है कि हमारे कक्षा में जो बच्चे हैं समय से उनका एडमिशन हुआ है और समयानुपरांत परीक्षा के बाद वह अगले कक्षा में प्रवेश करेंगे। तो इसलिए आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह निश्चित है, क्योंकि जितने बालक आज हैं कल भी उतने ही बालक रहेंगे। अब आप कहेंगे उसमें से एक एक्सपायर हो जाए तो यह निश्चित नहीं है। अरे ये बात नहीं, एक्सपायर होना तो जो है अलग चीज हो गया, वह तो आपदा हो गई। हमारे कहने का मतलब यह है कि आपके कक्षा के बालकों की संख्या निश्चित है, क्योंकि जितने बालक आपकी कक्षा में हैं उतने ही हैं। तो इसलिए आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह एक समुच्चय होगा। अब इसके बाद आप देखेंगे 5वां पार्ट। पांचवा पार्ट में आप लोग देखेंगे 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं निश्चित है, क्योंकि 100 से कम चूंकि चूंकि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होंगी? प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है। 1 2 3 4 डॉट डॉट करके 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 इस तरह से गिनते चले जाइए 99 तक। क्योंकि 100 से कम अर्थात हम गिनते कहां तक चले जाते हैं? 99 तक।
अब गिनते कैसे चले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99। तो 99 तक की संख्याएं, 1 से शुरू करके 99 तक की संख्याएं 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह है। तो इसका मतलब यह निश्चित है कि 1 से लेकर के 99 तक कुल जो है 99 तक कुल जो है 99 संख्या है, 99 प्राकृत संख्या। तो यह निश्चित है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं 99 1 2 3 4 5 99 तक हैं, अर्थात निश्चित है, अर्थात निश्चित हैं। इसलिए 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह एक समुच्चय है, एक समुच्चय है। तो यहाँ पर 100 से कम प्राकृत संख्याएं जो है वो निश्चित हैं, इसलिए यह एक समुच्चय है, क्योंकि इसमें कमी बेसी हो नहीं सकता। प्राकृत संख्याएं 1 से चालू होकर के 1 2 3 4 और 99 तक होंगी जो 100 से कम होगी, अर्थात 99 संख्या होगी, इसमें घटनी बढ़नी है नहीं, अर्थात निश्चित है। इसलिए जो है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह जो है एक समुच्चय कहलाएगा। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे पार्ट नंबर 6th अब देखेंगे। अब आप देखेंगे 6वां पार्ट, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो यहाँ पर प्रेमचंद्र ने जो उपन्यास लिखा होगा वो तो निश्चित होगा। जैसे कि आपको पढ़ना है 6 विषय मान लिया पढ़ रहे हैं, या कक्षा 11 में है 5 विषय पढ़ रहे हैं, तो 5 विषय आप पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है गणित की 2 कॉपी हो, विज्ञान की 2 कॉपी हो, हिंदी की 1 कॉपी हो, इंग्लिश की 2 कॉपी हो। तो इस तरह से कुल मान के चलते हैं कि लगभग 7-8 कॉपियां हैं। तो अगर 8 कॉपियां हैं तो 8 कॉपी जो आपने लिखा है वह निश्चित है, उसमें कमी वृद्धि होना नहीं है। 8 कॉपी आपने लिखा है तो 8 ही कॉपी है। तो उसी तरह से लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, अगर उन्होंने 5 उपन्यास लिखा है
तो 5 ही उपन्यास है। अगर उन्होंने 6 लिखा है तो 6 है, लेकिन निश्चित है कितना उपन्यास उन्होंने प्रेजेंट टाइम में लिखा है। जिस समय ये प्रश्न किया जा रहा है, जितने उपन्यास उन्होंने लिखा है उतना ही है, उसमें कमी वृद्धि नहीं होना है। समय परिवर्तन के साथ साथ अगर वृद्धि होना है तो अब बाद में जब लिखेंगे तब। प्रेजेंट टाइम के लिए उस समय लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो मतलब अपने समय में जितना उपन्यास उन्होंने लिखा है वह निश्चित है। तो इसलिए हम यहां लिखेंगे चूंकि प्रेम लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों की संख्या निश्चित है। चूंकि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों की संख्या निश्चित है, इसलिए लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह एक समुच्चय है। अब जितना कॉपी आपने लिखा है वो निश्चित है। इसी तरह से लेखक प्रेमचंद्र ने जितना उपन्यास लिख दिया है वो निश्चित है। तो अगर निश्चित है तो इसका मतलब वह जो है समुच्चय है। अब इसके बाद आप देखेंगे 7वां पार्ट। 7वां पार्ट के लिए आप अब देखिए 7वां पार्ट है। 7वां पार्ट में दिया हुआ सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह जो है क्या है, परिमित समुच्चय है। क्योंकि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, तो सम पूर्णांक कौन कौन से होंगे? चूंकि सम पूर्णांकों का संग्रह, चूंकि सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक क्या होते हैं? 2 से शुरू होते हैं सम पूर्णांक। 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट करके इस तरह से अनंत तक। तो 2 से शुरू करके अनंत तक के सम पूर्णांक यह जो है निश्चित है।
अर्थात यह किस संग्रह को प्रस्तुत करता है? अपरिमित समुच्चय को। तो इसका मतलब यह एक समुच्चय है। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह एक समुच्चय है, क्योंकि यह निश्चित है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से क्रम से ही आएगा। अब कहने मतलब 2 के बाद 3 थोड़ी ना आएगा, 4 के बाद 5 थोड़ी ना आएगा। ये निश्चित है कि 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, इस तरह से अनंत तक आएगा। लेकिन यह निश्चित है कि यह एक संख्या के अंतराल में आएगा। अर्थात यह निश्चित होने के कारण यह एक समुच्चय है। तो समपूर्णांक 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट करके अनंत तक निश्चित है। निश्चित है, इसलिए सभी सम पूर्णांकों का संग्रह एक समुच्चय होगा। तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह एक समुच्चय होगा, क्योंकि यह निश्चित है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 मतलब एक के अंतराल के बाद आएगा। इसमें सब सम संख्याएं ही होंगी। तो इसलिए यह जो है एक समुच्चय है। अब इसके बाद 7वां नंबर हो गया। 8वां नंबर आप लोग देखेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो इस अध्याय में जितने प्रश्न होंगे वह निश्चित है। आपके इस अध्याय में कितने प्रश्न हैं? आप प्रश्नावली में देख ही रहे होंगे अपने बुक में कि कितने प्रश्न हैं। अर्थात आपके प्रश्नावली के प्रश्न निश्चित हैं, इसलिए यह एक समुच्चय है। तो हम लिखेंगे चूंकि अध्याय में आने वाले प्रश्नों का अध्याय में आने वाले प्रश्नों की संख्या निश्चित है, इसलिए इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह
एक समुच्चय होगा। तो देखिए अध्याय में कितने प्रश्न हैं यह निश्चित है। तो अध्याय में जितने प्रश्न हैं वह निश्चित है, इसलिए अध्याय में आने वाले प्रश्नों का समुच्चय संग्रह जो है एक समुच्चय होगा। अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह समुच्चय होगा, क्योंकि यह निश्चित है कि कितने प्रश्न आपके अध्याय में हैं। अब आप लोग देखेंगे 8वां पार्ट हो गया, अब 9वां पार्ट आप लोग देखेंगे। तो आप देख रहे हैं 9वां पार्ट, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो विश्व में सबसे अधिक खतरनाक, किसी के गांव में जो है कुत्ता पागल हो जाता है, वही खतरनाक जानवर है उस गांव के लिए। किसी के गांव में जो है हाथी पागल हो जाता है, उस गांव के लिए वही खतरनाक है। किसी जंगल में शेर जो है तबाही मचाता है, तो उस जंगल वाले मनुष्यों के लिए वही खतरनाक है। तो इसलिए भिन्न भिन्न जगहों के लिए जो घातक हिंसक जानवर है वह उस क्षेत्र के लिए जो है खतरनाक है। तो इसलिए हम इसको निश्चित नहीं कह सकते। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, क्योंकि अगर कुत्ता काट लेता है तो भी बीमारी हो सकती है, बाघ खा जाता है तो भी आपको जो है मृत्यु के अंत पर पहुंचा देता है। तो इसलिए हम खतरनाक तो वही समझेंगे जो हमारे शरीर को जो है नष्ट कर सकता है। तो जहां पर जो है जीव खतरा उत्पन्न करता है, वहां के लोगों के लिए वही जीव जो है खतरनाक माना जाता है। जैसे किसी गांव में कुत्ता पागल है तो उस गांव वालों के लिए कुत्ता खतरनाक जानवर है। किसी के गांव में हाथी पागल है तो उस गांव के लिए जो है हाथी खतरनाक जानवर है। तो इसलिए हम यह निश्चित नहीं कह सकते हैं कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह जो है एक समुच्चय है, ऐसा नहीं है, यह समुच्चय नहीं है। तो यहां लिखेंगे हल में, चूंकि विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए अलग अलग जानवर खतरनाक
खतरनाक हो सकते हैं, हो सकते हैं, इसलिए विश्व के इसलिए विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह एक समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि भिन्न भिन्न जगहों के लिए अलग अलग तरह के जानवर जो है खतरनाक होंगे, इसलिए जो है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह एक समुच्चय नहीं कहा जा सकता। तो अब जो है प्रश्न नंबर 2 आप लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा आप लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है 5A और बीच में डॉट है, अवयव है अवयव नहीं है, आपको भरना है। इज एन एलिमेंट, इज नॉट एन एलिमेंट। तो आप देखिए कि 5 इस सेट ए का अवयव है, कहीं 5 है बीच में, यहाँ पर है 5, तो इसका मतलब यह 5A का ये सेट का अवयव है, तो इसका मतलब इज एन एलिमेंट वाला यहाँ पर निशान जो है प्रस्तुत करेंगे फर्स्ट पार्ट में। 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में है 8 और इसके बीच में निशान भरना है। तो आप देखिए कि 8 इसके अंदर कहीं है, इस सेट ए के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब यह नॉट वाला लगेगा, नॉट इज एन एलिमेंट। तो यहाँ पर 8 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब सेट ए के अंदर 8 एलिमेंट अर्थात 8 अवयव नहीं है। अब इसके बाद जो है थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड में है 0A, तो इसमें देखा जा रहा है कि 0 इसके अंदर है, नहीं है, तो इसका मतलब नॉट इज एन एलिमेंट लगाइए, तो नॉट इज एन एलिमेंट। फिर इसके बाद चौथा पार्ट में आइएगा। चौथा पार्ट है 4 और सेट ए दिया हुआ है, तो 4 इसके अंदर है, इसका मतलब 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए होगा। अब इसके बाद पांचवा पार्ट में देखेंगे 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, यह 2 इसके अंदर है, इसका मतलब इज एन एलिमेंट लिखेंगे। अब इसके बाद छठवें पार्ट में है 10 इज एन एलिमेंट, तो 10 देखिए इसके अंदर है, नहीं है, तो नॉट इज एन एलिमेंट लिखिए, 10 नॉट इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो इस तरह से यह जो है 6 पार्ट आपके सॉल्व हो गए। अब अगला प्रश्न देखिए।
इस प्रश्न में जो है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप अर्थात यह नियम रूप में लिखा हुआ है, इसको बदल करके रोस्टर रूप में लिखना अर्थात मझले कोष्ठ में स्पष्ट स्पष्ट अवयवों को लिख देना है। तो इसके लिए आप पहले पार्ट को देखिएगा। तो पहले पार्ट में लिखा हुआ है ए सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 और 7 के मध्य है। -3 और 7 के मध्य जो है यह है एक्स का मान जो है प्रदर्शित होता है। तो इसका मतलब इसका रोस्टर रूप जो होगा, हल में देखिएगा, फर्स्ट पार्ट के लिए रोस्टर रूप तो इसका रोस्टर रूप होगा मझले कोष्ठ के अंदर हम सेट ए को लिखेंगे। सेट ए बराबर मझले कोष्ठ के अंदर, तो ये ग्रेटर लगा है, इधर ग्रेटर लगा है, इसका मतलब इसका मान जो यक्स का मान है यह -3 से कुछ कम है और इधर 7 से छोटा है। तो इसका मतलब यह है कि -3 के बाद -2 आएगा, तो इसका मतलब -2 है, -1 है, 0 है, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 आ जाएगा, तो 7 से पहले है, इसका मतलब 6 तक है, अर्थात -2 से 6 तक इसका मान है, इस सेट ए का मान। अब जो है मझला कोष्ठ बंद कर देते हैं। अब इसके बाद आप देखिएगा सेकंड पार्ट को, तो इसको आप समझ गए होंगे कि -3 और 7 के बीच में इस सेट ए का मान है। तो इसका मतलब -3 के बाद -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक यह मान है। तो रोस्टर रूप में स्पष्ट मानों को लिखा जाता है अर्थात अवयव को स्पष्ट रूप में। तो स्पष्ट रूप में हमने अवयव को लिख दिया, यही इसका जो है रोस्टर रूप होगा। अब जो है सेकंड पार्ट को आप लोग देखेंगे। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है x such b is the set of all x such that x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। मतलब जो है इस सेट b का मान जो है मझले कोष्ठ के अंदर 6 से कम प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1 2 3 4 4 5 5 तक होगी क्योंकि 6 से कम है। तो यहां लिखेंगे हल में रोस्टर रूप रोस्टर रूप में लिखेंगे बी इज द सेट ऑफ ऑल मझले कोष्ठ के अंदर 6 से कम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होते है, 1 2 3 4 5। अब 6 से कम, तो 6 से कम अर्थात 5 तक।
अब इसके बाद जो है मझला कोष्ठ बंद कर देते हैं। तो इसका रोस्टर रूप यही हो गया। मझले कोष्ठ के अंदर हम संख्याओं को स्पष्ट रूप से रख दिए। अब इसके बाद आप देखेंगे अगला पार्ट, तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में दिया हुआ है C is the set of all x such that x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। मतलब इस सेट C में जो एलिमेंट है अर्थात अवयव है वह ऐसे अवयव हैं कि दो अंकों वाली संख्याएं हैं और उन दो अंकों वाली संख्याओं के अंकों का योग 8 होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं लिखना है। तो यहां लिखते हैं हल में रोस्टर रूप। रोस्टर रूप तो मझले कोष्ठ के अंदर लिखते हैं दो अंकों की संख्या जिसके अंकों का योग 8 हो। तो 1 + 7, 1 + 7 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब 17 हो गया। दूसरी संख्या इसको 1 बढ़ा दीजिए, इसको 1 घटा दीजिए। तो इसका मतलब यहाँ 2 लिख दीजिए और यहाँ 6 लिख दीजिए, 26 हो गया। अब 26 2 और 6 को जोड़िए 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको 1 बढ़ा दीजिए, 3 कर दीजिए, 1 कम कर दीजिए पीछे वाले को, 5 कर दीजिए, 35 हो गया। तो इसका मतलब 3 5 जोड़ने पर 8 आएगा। फिर इसके बाद अगली संख्या को बढ़ा दीजिए, अगले अंक को बढ़ाइए, 3 की जगह पर 4 रख दीजिए, 5 की जगह पर 1 कम करके लिख दीजिए। तो यहाँ भी 4 कर दीजिए। तो ये 44 हो गया। 4 4 जोड़ने पर 8 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसको 1 बढ़ाइए, इसको 1 घटाइए। तो यहाँ 5 हुआ, यहाँ 3 हुआ, 53। 5 3 जोड़ने पर 8 आ जाएगा। फिर जो है इसके बाद इसको 1 बढ़ाइए, 5 1 6 हो जाएगा, इधर 1 घट जाएगा, 2 हो जाएगा, 62 हो गया। फिर इसको 1 बढ़ाइए तो यह जो है 7 हो जाएगा और पीछे वाला 1 कम करिए तो जो है 1 हो जाएगा। तो 71 हो गया। अब इसके बाद यहाँ आगे वाला 1 बढ़ाइए, यह 8 हो जाएगा तो पीछे वाला घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह इतनी संख्याएं जो है हो गई जिसके अंकों का योग जोड़ने पर, जिसके अंकों को जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। तो अब यहाँ आप कहेंगे कि यहाँ भी हम जो है 0 8 लिख सकते थे। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 0 पहले है तो वह मान विहीन है। तो अब अगर हम यहाँ 0 लिख के यहाँ 8 लिखे तो ये 2 अंकों वाली संख्या नहीं हुई, क्या हुई? सिर्फ 8। इसका मतलब 1 अंक की संख्या हुई। यहाँ पर कहा जा रहा है 2 अंकों वाली संख्या। तो इसका मतलब 2 अंकों वाली संख्या के लिए 0 सबसे पहले नहीं लिखा जाता। किसी भी संख्या के सबसे पहले 0 नहीं लिखा जाता। बाद में आप लिखेंगे तो उसका मान निश्चित हो जाता है, लेकिन पहले लिखने से उसका कोई मान नहीं होता है। तो आपकी संख्याएं हुई 17 26 35 44 53 62 71 80। तो अब हमने जो है इसके मानों को मझले कोष्ठ के अंदर स्पष्ट रूप से रख दिया। यही इसका रोस्टर रूप है। तो अब जो है चौथा पार्ट आप लोग देखेंगे। चौथे पार्ट में आप देखेंगे यहाँ D is the set of all x such that x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो आप जानते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं पहले आप जानिए कि कौन सी होती है। तो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य
संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं 2 से शुरू होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट डॉट करके आगे तक इसी तरह से होती है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जो या तो 1 से कटे या स्वयं से कटे। तो 2 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा, 3 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। तो इसका मतलब 1 से कटे या स्वयं से कटे। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब जो है अभाज्य संख्याएं हैं। तो इन अभाज्य संख्याओं में से पहले हम 2 से 60 में भाग देते हैं। तो 2 से अगर 60 में भाग दिया जाएगा तो 2 तिया 6, पूरा पूरा कट गया, शून्य आया तो शून्य बढ़ जाएगा, 30 पूरा कट गया। फिर 3 से काटिए तो 60 भागा 3, 3 दूनी 6, पूरा पूरा कट गया, शून्य बढ़ा दीजिए। फिर जो है 5 से काटिए तो 60 भागा 5, 5 एकन्ने 5, फिर जो घटाइए 1, शून्य आगे 5 दूनी 10। अब यह जो है पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब ये है। अब इसके बाद 7 से भाग दीजिए तो 7 से नहीं कटेगा, 7 से काटिएगा तो 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56 होगा, घटाएंगे शेष 4 आ जाएगा। इसका मतलब पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। तो इधर की जो भी संख्याएं आगे आपको मिल रही हैं, ये इसमें से किसी भी संख्या से अब यह 60 विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 60 का गुणनखंड ही अगर आप निकाल लेते हैं तो अगर इसमें से कोई आता है तभी तो वह जो है इसको विभाजित करेगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं 60 का गुणनखंड करके देखते हैं कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं इसको जो है विभाजित करती हैं। तो तो 60 जो है सबसे पहले 2 से कटेगा, 30 आएगा, फिर 2 से कटेगा, 15 आएगा, फिर 3 से कटेगा, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा, 5 एकन्ने 5। तो इसमें अगर देखा जा रहा है तो 2 3 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आ रही है जो कि 60 को विभाजित करती हो। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप, रोस्टर रूप, रोस्टर रूप में हम लिख सकते हैं D is the set of all, मझले कोष्ठ के अंदर x such that, हाँ, मझले कोष्ठ के अंदर इसके स्पष्ट मानों को 2 3 5। तो 2 3 5 यही जो है 3 संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं हैं जो कि 60 की भाजक है। तो 2 3 5। अब जो है मझला कोष्ठ बंद कर देते हैं। अब पार्ट जो है 5 सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर 5वें पार्ट में आप देखेंगे E बराबर है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ट्रिग्नोमेट्री शब्द लिखा हुआ है, इसके सभी अक्षरों का समुच्चय आपको लिखना है। वह स्पष्ट एलिमेंट हो जाएगा अर्थात अवयव हो जाएगा। रोस्टर रूप, तो ई द सेट ऑफ ऑल मझले कोष्ठ के अंदर सबसे पहले टी है, टी लिख देते हैं, कामा लगा दिए। टी के बाद आर है, आर लिख दिए। कोई भी
एलिमेंट जो है रिपीट नहीं करना, मतलब बार बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है। तो टी के बाद आर, आर के बाद आई, आई के बाद जी, जी के बाद ओ, ओ के बाद एन, अब एन के बाद ओ है लेकिन एक बार हो चुका है, यम है तो यम अभी नहीं हुआ है तो इसलिए यम लिख देंगे। ई, ई भी नहीं हुआ है तो इसलिए ई लिख देंगे। इसके बाद टी एक बार हो चुका है इसलिए छोड़ दीजिए, आर एक बार हो चुका है इसलिए छोड़ दीजिए, वाई नहीं हुआ है तो वाई लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर देखा जा रहा है तो टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, यही जो है इसका रोस्टर रूप है। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए शब्दों को क्या करते हैं कि एक शब्द भले 2 बार 3 बार आया हो लेकिन उसको एक ही बार लिखना होता है। तो इस तरह से हमने इसमें आए हुए अक्षरों को एक एक बार लिखने से इस तरह का समूह प्राप्त होता है। तो यह जो है रोस्टर रूप है। अब इसके बाद छठवां पार्ट आप लोग देखेंगे। छठवां पार्ट में आपको दिखाया हुआ है कि एफ बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो बेटर शब्द में जो भी अक्षर है उसको एक एक बार लिख दीजिए, वही जो है रोस्टर रूप हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हल में रोस्टर रूप। एफ इज द सेट ऑफ ऑल मझले कोष्ठ के अंदर, बी एक बार आया हुआ है बी लिख दीजिए, बी के बाद ई है, ई के बाद टी है, टी 2 बार आया हुआ है इसलिए एक ही बार लिखेंगे, उसके बाद ई है यहाँ ले चुके हैं इसको छोड़ दीजिए, उसके बाद आर है, उसके बाद आर है। तो यही जो है इस समुच्चय का जो है रोस्टर रूप हो गया। तो अब अगला प्रश्न देखेंगे।